हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम देखिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंफ्रारेड रीजन में हमें वाइब्रेशंस को स्टडी करना होता है। Then generally all the atoms present in a molecule does not remain in a relative position। किसी भी एक relative position के ऊपर फिक्स नहीं होता। They vibrate about their mean position। वो वाइब्रेट करते रहते हैं अपने mean position पे। तो जनरली देखिए हर एक मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करता है, लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है जिसमें ड्यूरिंग द वाइब्रेशन देयर शुड बी द चेंज इन डाइपोल मोमेंट। दैट मींस during vibration change in dipole moment। क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन पे, लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है जिसमें ड्यूरिंग द वाइब्रेशन डाइपोल मोमेंट में चेंज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास HCl है। इसके अंदर वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं होगा, तो इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी नहीं करते। लेकिन HCl के अंदर ड्यूरिंग द वाइब्रेशन डाइपोल मोमेंट में चेंज आएगा, इस वजह से हम इसको स्टडी करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब बेसिकली देखिए, अगर मैं किसी भी एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके चलूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है AB टाइप का, लाइक दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है मेरे पास। उसका अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना चाहूं तो देखिए वाइब्रेशन को स्टडी कर रहा हूं कि ड्यूरिंग द वाइब्रेशन वाई एक्सिस पे दे रखा है मुझे एनर्जी और एक्स पे दे रखा है मुझे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियाई है। जब कभी भी ये दोनों आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जब बाइंड होते हैं, तो इन दोनों के बीच के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए इस केस में हम इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। मींस जब कभी भी HCl का एक मॉलिक्यूल बनता है दैट इज अ स्टेबल, और स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। और एनर्जी जब कभी भी मिनिमम होगी तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R इक्विलिब्रियम से। और इसके ऊपर एनर्जी क्या दिखा रखी है आपके पास, मिनिमम। दैट मींस R इक्विलिब्रियम के ऊपर HCl जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी क्या है, मेरे पास मिनिमम है। आप इसको AB की फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है AB, या आप इसे H और Cl के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इस पोजीशन पे मैं कंसिडर कर रहा हूं हाइड्रोजन को, इस पोजीशन के ऊपर मैं कंसिडर कर रहा हूं क्लोरीन को। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस वन इज R इक्विलिब्रियम। R इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों क्या है, स्टेबल है, और दोनों की एनर्जी क्या है, मिनिमम है। अब देखिए अलग अलग कंडीशंस लेके आ रहा हूं। जैसे जैसे आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसके बीच में वाइब्रेशन को किस तरीके से स्टडी करना है। आप एक तरीके से स्प्रिंग का एग्जांपल लेके चलिए। स्प्रिंग को जनरली हम जब कभी भी एक्सपेंड करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करना मतलब इन दोनों एटम्स को पास पास लेके आना। और जैसे इन दोनों एटम्स को हम पास पास लेके आएंगे तो इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इनकी एनर्जी को हमेशा क्या करता है, राइज करता है। वैसे ही अगर मैं इन दोनों को स्ट्रेच करना चाहूं तो स्ट्रेच करने पर इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक होगा, मतलब वीक होना शुरू होगा। और वीक होगा दैट मींस इट्स नॉट स्टेबल, उसकी एनर्जी क्या करेगी, राइज करेगी। देखिए ये दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थी, इस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है। अब मैं क्लोरीन को यहां लेके आ रहा हूं, मींस मैंने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अगर कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस करने के दौरान क्या होगा, इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखिए एनर्जी को क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे नॉर्मली लोअर एनर्जी है जब वो स्टेबल थे, जैसे आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर एनर्जी क्या हो रही है, राइज हो रही है। सेकेंड सिचुएशन, यही हाइड्रोजन है, R इक्विलिब्रियम यहां था। अब आप इसे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। अब क्लोरीन यहां आ गया,
अब जैसे ही आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच के दौरान बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और बॉन्ड वीक होने पर दोनों की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन बेसिकली हम इसको इस पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी आर इक्विलिब्रियम से, क्योंकि इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम जनरली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आप बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करेंगे या फिर बॉन्ड लेंथ को आप इंक्रीज करेंगे बाय कंप्रेशन ऑफ अ बॉन्ड और एक्सटेंशन ऑफ अ बॉन्ड, रिजल्टेंट एनर्जी क्या करती है, हमेशा राइज करती है। देन बेसिकली देखिए इसी एग्जांपल को आप स्प्रिंग की फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी एक स्प्रिंग है, नॉर्मल कंडीशन में है, जैसे ही आप इसे एक्सटेंड करेंगे और जैसे ही आप इसे, एक तो आप एक्सटेंड कर रहे हैं, एक आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे ही आप इसे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद जैसे आप इस स्प्रिंग को छोड़ेंगे, ये स्प्रिंग क्या होगी, अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आने की कोशिश करेगी। मींस आपने क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करने के बाद जिस डायरेक्शन में आपने एक्सटेंड किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है जो इसे नॉर्मल, अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। उस फोर्स को हम जनरली बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखिए ये था हमारे पास आर इक्विलिब्रियम, आपने कितना कंप्रेस किया है या कितना एक्सपेंड किया है, मींस कंप्रेशन और एक्सटेंशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने एक्स डिस्टेंस एक्सपेंड किया है या एक्स डिस्टेंस कंप्रेस किया है। तो देखिए स्प्रिंग को जितना ज्यादा आप एक्सटेंड करेंगे वो उतनी ही हाई फोर्स के साथ अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। मींस रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो किसी भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जिस डायरेक्शन में आपने एक्सपेंड किया है उसके ऑपोजिट आएगा, कंप्रेस किया है तो उसके ऑपोजिट जाएगा नॉर्मल कंडीशंस में। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, कि आपने आर इक्विलिब्रियम से कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है, कितना कंप्रेशन किया है और कितना एक्सपेंड किया है। सेकंड फिनोमेना इज दैट आपने क्या किया है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो नॉर्मल वाइब्रेशनल मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इस वजह से हम साइन क्या लगाते हैं, यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। अब देखिए जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू के माइनस एक्स, मीन्स माइनस के एक्स। ये रिप्रेजेंटेशन आ रही है। अब देखिए जनरली मैं एक्सटेंशन का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैंने स्ट्रेच किया अपने बॉन्ड को, ये आर इक्विलिब्रियम था। मान लीजिए आपने आर डिस्टेंस तक, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक जब आपने एक्सटेंड किया है, बॉन्ड को स्ट्रेच किया है, ये आर है, ये आर इक्विलिब्रियम है, तो आपने कितना स्ट्रेच किया है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर इक्विलिब्रियम, मींस आर माइनस आर इक्विलिब्रियम स्ट्रेच किया है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एफ इज इक्वल टू माइनस के आर माइनस आर इक्विलिब्रियम। कितना आपने अपने बॉन्ड को स्ट्रेच किया है, जितना आपने बॉन्ड को स्ट्रेच किया है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। तो इसको आप एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर जनरली आर माइनस आर इक्विलिब्रियम से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन बेसिकली अगर मैं एक्सटेंशन या कंप्रेशन के लिए एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो एनर्जी हम सभी को पता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है हमने, देन आफ्टर द डिफरेंशियल ऑफ दिस इक्वेशन अगर मैं एनर्जी निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी अगर आप निकालना चाहें स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन की, स्ट्रेच और कंप्रेशन की अगर आप एनर्जी निकालना चाहें, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि आपने इक्विलिब्रियम से कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है। और जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्टेंट मेरे पास जो फॉर्मूला आता है एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर रिजल्टेंट क्या आएगा, हाफ के एक्स को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, आर माइनस आर इक्विलिब्रियम स्क्वायर से। दिस वन इज एनर्जी फॉर कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करने पर या कंप्रेशन करने पर जो एनर्जी आती है कुछ इस तरीके से पूछी जाती है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट इस फॉर्मूला से, हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर हाफ के आर माइनस आर इक्विलिब्रियम। इसे कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, दिस वन इज एसएचओ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखिए बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली देखा जाए हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। अब देखिए आपने अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अभी अभी किया है एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आया है, कुछ इस तरीके से हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, हम ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम J इज इक्वल टू 0 से लेकर J इज इक्वल टू 1 स्टेट की तरफ सिंपल ट्रांजिशन करते हैं। तो हमें ट्रांजिशन की एनर्जी कैलकुलेट की थी, नॉर्मल जूल में भी कैलकुलेट किया था, सेंटीमीटर इनवर्स में भी कैलकुलेट किया था। एंड बेसिकली हमने जैसे उसमें पढ़ा था जिस तरीके से रोटेशनल लेवल्स होते हैं अलग अलग, सिंपल उसी तरीके से इसमें भी अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। दीज आर द डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स। ये अलग अलग हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल लेवल्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। देन जैसा कि हमने बोला था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल की एनर्जी राइज करती है, एक बात ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल कभी भी जंप नहीं करेगा फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। बेसिकली जैसे जैसे एनर्जी राइज करती है मॉलिक्यूल और हाई एनर्जी के साथ या हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है। जैसा कि हमने रोटेशनल के अंदर पढ़ा था, जैसे जैसे आप अपर रोटेशनल लेवल में जाते हैं मॉलिक्यूल और ज्यादा रोटेशनल एनर्जी के साथ रोटेट करना शुरू कर देता है। वैसे ही अगर हम वाइब्रेशनल लेवल्स की बात करें तो जैसे जैसे एनर्जी राइज करेगी ना, एनर्जी के राइज करने पर मॉलिक्यूल और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ क्या करता है, वाइब्रेशनल करना शुरू कर देता है। जैसे जनरली मैं बात करूं कि मैंने किसका एग्जांपल लिया था, HCl का एग्जांपल लिया था। नॉर्मली अगर V इज इक्वल टू 0 स्टेट में अगर HCl 100 हर्ट्ज या 100 सेकेंड इनवर्स इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो जैसे ही आप इसे अपर लेवल में लेके जाएंगे तो ये और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। इसे और अपर लेवल में लेके जाएंगे तो और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हाई फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। देन बेसिकली एनर्जी का राइज होना सिंपली ये नहीं है कि मॉलिक्यूल जंप करेगा, मॉलिक्यूल और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ क्या शुरू कर देगा, वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा। देन बेसिकली देखिए अगर हमें अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स की, जनरली जैसे मैंने बोला था रोटेशनल एनर्जी के बारे में, सिमिलरली रोटेशनल एनर्जी की तरह ही वाइब्रेशनल एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड। वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, और उसकी जो वैल्यू निकालते हैं हम E वाइब्रेशन कैसे निकालते हैं, V प्लस हाफ H ओमेगा। दिस वन इज द एनर्जी ऑफ एनी वाइब्रेशनल लेवल। V इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो ओमेगा होता है दिस वन इज द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सबसे मेन प्रॉब्लम कहां आती है, हमेशा जैसा कि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी स्टडी किया था, सबसे मेन प्रॉब्लम आती है हमें यूनिट में। अब देखिए ये जो एनर्जी निकाल रहे हैं कैसे निकालेंगे, H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओमेगा क्या होता है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, सेकेंड इनवर्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में। मींस ये जो हमें वाइब्रेशनल एनर्जी गिवन है उसकी यूनिट क्या दे रखी है हमें, जूल में। और इसी को अगर हमें सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो जैसा कि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रम में स्टडी किया था, इसी को ही हम किससे डिवाइड कर देंगे, HC से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए E वाइब्रेशनल ओवर HC, V प्लस हाफ H ओमेगा ओवर HC। H से H कैंसिल हो जाएगा, इस पूरी टर्म को अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं E प्राइम से, इस पूरी टर्म को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E प्राइम से, और हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V प्लस हाफ ओमेगा बाय C। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, दिस वन इज ओमेगा बाय C। अब देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा किसमें है, सेकेंड इनवर्स में, ये किसमें है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट मेरा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इसको हम जनरली V प्लस हाफ ओमेगा E बार
इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस वन इज अनदर फॉर्मूला। ये किसमें है? सेंटीमीटर इनवर्स में, ये किसमें है? जूल में। दोनों में डिफरेंस है। ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा किसमें है? सेकंड इनवर्स में, और ये ओमेगा किसमें आया है मेरा? सेंटीमीटर इनवर्स में। इस बात का ध्यान रखना है बेसिकली। तो इस ओमेगा और इस ओमेगा में दोनों में डिफरेंस है। ये ओमेगा जो है वो किसमें दे रखा है? सेकंड इनवर्स में, और ये मैंने किसमें निकाला है? सेंटीमीटर इनवर्स में। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हम आंसर तो निकाल लेते हैं बेसिकली, लेकिन प्रॉब्लम जहां आती है ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास जूल में भी दिया होता है, कई बार आंसर हमें सेंटीमीटर इनवर्स में भी गिवन होता है। तो बेसिकली यूनिट कन्वर्जन का हमें खास ध्यान रखना होता है। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे ये ओमेगा है सेकंड इनवर्स में, ये किसमें दे रखा है मुझे? सेंटीमीटर इनवर्स में। अब देखिए अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं हम। यहां देखिएगा V इज इक्वल टू जीरो स्टेट में, जब ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में है मॉलिक्यूल, तो उसकी एनर्जी निकाल रहा हूं। V की वैल्यू क्या है? जीरो प्लस हाफ ओमेगा ई, मीन्स क्या आ रहा है? हाफ ओमेगा बार ई। मीन्स जब कभी भी मॉलिक्यूल ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में होगा तो उसकी जो एनर्जी होती है हाफ ओमेगा बार ई। मीन्स मॉलिक्यूल अगर जीरो वाइब्रेशनल लेवल्स में है तब भी उसकी कुछ न कुछ एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं दिस वन इज अ 0 पॉइंट एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस वन इज अ 0 पॉइंट एनर्जी। मीन्स ग्राउंड लेवल के ऊपर भी मॉलिक्यूल की एनर्जी जीरो नहीं है। जैसा कि हमने रोटेशनल में स्टडी किया था, अगर कोई भी मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल में होगा तो उसकी जो रोटेशनल एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी वो क्या थी? जीरो। लेकिन अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में है तो उसकी एनर्जी क्या है? हाफ ओमेगा बार ई, जिसे हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। मीन्स मॉलिक्यूल जो होगा वो किसी भी सिचुएशन में हो वो वाइब्रेट जरूर करेगा एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ। वैसे ही अगर हम V इज इक्वल टू 1, मीन्स हम इस लेवल से बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती। मीन्स मॉलिक्यूल हमेशा वाइब्रेट करेगा ही करेगा। V इज इक्वल टू 1 फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन लेवल के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। पुट कीजिए शाबाश। 1 प्लस हाफ ओमेगा ई मीन्स 3/2 ओमेगा ई। These are in centimeter inverse. This one is again centimeter inverse. और सिमिलरली V इज इक्वल टू 2 स्टेट के लिए कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 2 प्लस हाफ ओमेगा ई मीन्स 2 प्लस हाफ ओमेगा ई मीन्स 5/2 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। द रिजल्टेंट हमारे पास अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स की करेस्पॉन्डेंस, अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी आ रही है। हाफ ओमेगा ई, 2/3 ओमेगा ई, एंड देन 3/2 ओमेगा ई एंड 5/2 ओमेगा ई। और जनरली अगर हम इस स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बात करें, दिस वन इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्पेक्ट्रल लाइंस। अलग अलग जो वाइब्रेशनल लेवल्स, अलग अलग मेरे पास जो वाइब्रेशन लेवल्स हैं उसके बीच का अगर एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, देखिए दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस 3/2 ओमेगा ई माइनस हाफ ओमेगा ई। रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास? मीन्स दो वाइब्रेशन लेवल्स के बीच का डिफरेंस V इज इक्वल टू 0 से लेकर V इज इक्वल टू 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? ओमेगा बार ई। इसमें है ये सेंटीमीटर इनवर्स में। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बेसिकली अगर हमें एक तो 0 पॉइंट एनर्जी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फॉर्मूला क्या होगा? आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होगी, आपको क्या निकालना है? 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी है, हाफ ओमेगा बार ई से कैलकुलेट करना है। अच्छा, कई केस में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या देगा आपको? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कई बार सेकंड इनवर्स में भी गिवन हो सकती है, लेकिन आंसर आपको किसमें निकालना है? सेंटीमीटर इनवर्स में। वो हमारे ऑप्शंस पर डिपेंड करते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है? दिस मींस द 0 पॉइंट एनर्जी एंड द सेपरेशन बिटवीन टू वाइब्रेशनल लेवल, वो क्या आ रहा है मेरे पास? ओमेगा बार ई सेंटीमीटर इनवर्स। और बेसिकली इसी के अंदर मैं एक टॉपिक और स्टडी कर रहा हूं। अगर हमें सिलेक्शन रूल के बारे में बात करें कि सिलेक्शन रूल किस तरीके से निकालना है, then selection rule in case of a simple harmonic oscillator, delta V is equal to the plus minus 1. delta V क्या है मेरे पास? plus minus 1. and this one is overall about the simple harmonic oscillator. simple harmonic oscillator. इसके बाद हमें स्टडी करना है n harmonic oscillator. इसके बाद हमें स्टडी करना है n harmonic oscillator.
अब देखिए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं आपको। एनर्जी, दिस वन इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस। मींस जब हम मॉलिक्यूल को इतना ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, हमें उस ब्रेक डाउन को स्टडी करना है इसमें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। देन बेसिकली देखिए, जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा जब हम कभी भी उसको स्ट्रेच कर देते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए ये अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल्स हैं। अब जनरली मैं बात कर रहा हूं डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। डिसोसिएशन एनर्जी देखिए किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मॉलिक्यूल जब कभी भी अपने ग्राउंड लेवल पे होता है, मींस मॉलिक्यूल किसी न किसी वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ तो वाइब्रेट करेगा ही करेगा। मींस इस लाइन के करेस्पोंडेंस इतनी एनर्जी तो मॉलिक्यूल के पास हमेशा रहेगी। एंड देन एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस टू दिस पोजिशन, दिस वन इज नोन एज अ डी नॉट। इसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। मींस डिसोसिएशन एनर्जी यहां से यहां तक के लिए ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल से लेकर इस पोजीशन तक की जो एनर्जी होती है इसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी तो मॉलिक्यूल के पास हमेशा होती है, और यहां से यहां तक जैसे मॉलिक्यूल की एनर्जी इस लेवल पर आ जाएगी, मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा। मींस ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल से यहां तक की जो एनर्जी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। और यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है इसको हम डी इक्विलिब्रियम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन बेसिकली इस डी नोट की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, डी नोट होता है ओमेगा ई ओवर 4xe। ये जो हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी है, इस डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू को हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ओमेगा बार ई ओवर 4xe। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करना है, डायरेक्ट याद करना है। डी नोट इज द डिसोसिएशन एनर्जी, ओमेगा बार इज द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, और एक्सई को हम जनरली क्या बोलते हैं, दिस वन इज अ एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए बेसिकली एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट कई बार एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन होती है, लेकिन अगर एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन ना हो तो जनरली हमें इसे 1 मानते हुए सॉल्व करना है। आपको ऑप्शंस के ऊपर देखना है। बेसिकली अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं, वैसे तो आपको एक्स एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन मिलेगी। बाय द वे अगर आपको इसकी वैल्यू गिवन ना मिले तो आपको 1 मान के सॉल्व करना है। अगर आपका आंसर 1 के अकॉर्डिंग आ रहा है देन वेल एंड गुड, और अगर 1 के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो इसकी वैल्यू आपको लेनी है 0.01। आपको इसको मान के सॉल्व करना है, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक केस हमारे पास ये, और इस पूरे की पूरे डायग्राम को जनरली हम बोलते हैं दिस वन इज अ मोर्स पोटेंशियल कर्व। मोर्स पोटेंशियल कर्व इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, दिस वन इज अ मोर्स पोटेंशियल कर्व। और ये जो यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, दिस वन इज नोन एज अ डेप्थ ऑफ मोर्स पोटेंशियल। मींस डी इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ मोर्स पोटेंशियल, डेप्थ ऑफ मोर्स पोटेंशियल। अब देखिए अगर हमें डी नोट और निकालना हो और अगर हमें पूरी की पूरी डेप्थ दे रखी हो तो देखिए एक फॉर्मूला ये भी बनता है, डी नोट निकालना है, डी इक्विलिब्रियम में से अगर मैं लोअर से यहां तक की एनर्जी की वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखिए डी नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, डी इक्विलिब्रियम माइनस हाफ ओमेगा ई। 0 पॉइंट एनर्जी को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी आपके पास क्या आ रही है, डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो डी इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ मोर्स पोटेंशियल। और अगर डिसोसिएशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी हो तो एक नया फॉर्मूला आता है, डी इक्विलिब्रियम माइनस हाफ ओमेगा ई, डी इक्विलिब्रियम माइनस दिस डिस्टेंस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी नोट। तो डी नोट को हम कुछ इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है इन केस ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं।
v प्लस हाफ ओमेगा ई। ये हम लोगों ने ऑलरेडी हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में कैलकुलेट किया था। इसमें देखिए माइनस v प्लस हाफ स्क्वेयर ओमेगा ई इंटू एक्स ई, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी को कैलकुलेट करने का। देन इसमें क्या करना है, v प्लस हाफ स्क्वेयर ओमेगा ई इंटू एक्स ई, इस टर्म को इसमें से सेपरेट करना है। रिजल्टेंट क्या आएगी आपके पास, वाइब्रेशनल एनर्जी फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इसमें ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक्स ई की वैल्यू गिवन होगी, वाइब्रेशन लेवल्स गिवन होगा कि किस वाइब्रेशन लेवल का है, और आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। आपको क्या निकालना है, जनरली एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर वाइब्रेशनल लेवल के बारे में कैलकुलेट करना है। और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको मान लीजिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर गिवन है, वाइब्रेशन लेवल गिवन है, ओमेगा ई की वैल्यू गिवन है, मींस ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी की अगर वैल्यू गिवन है, तो अगर आपको एक्स ई पुट करना हो तो एक्स ई की जो वैल्यू है वो हम जनरली 1 पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। देन एक्स ई की वैल्यू को हम 1 पुट करके एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी की वैल्यू को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें अगले वाले जो टॉपिक है, अगले वाला जो लेक्चर होगा, उसमें हम वाइब्रेशन रोटेशनल मोशन को कलेक्टिवली स्टडी करेंगे और इसके स्पेक्ट्रा को भी हमें स्टडी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।